मानसिक गुलामी राजनीतिक गुलामी से सैकड़ों गुना खतरनाक होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 20वीं सदी में भारतीय सभ्यता और समाज का तेजी से पश्चिमीकरण हुआ। यदि हम इस पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं और इससे बाहर आना चाहते हैं तो यह जानना नितांत ही आवश्यक है कि वो व्यक्ति कौन था जिसने सर्वप्रथम भारत में पश्चिमीकरण की योजना को लागू किया। उसने ऐसे कौन से काम किए जिससे भारतीय समाज और सभ्यता पश्चिमी मूल्यों की तरफ अग्रसर होने लगी। तो वो व्यक्ति था विलियम बेंटिक। ये विलियम बेंटिक कौन था और उसने ऐसा क्या किया कि जिससे भारतीय समाज पश्चिमी मूल्यों की नकल करने लगा। विलियम बेंटिक 1828 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। जब विलियम बेंटिक भारत आए तो इनको दो काम दिए गए थे कंपनी की तरफ से। पहला काम, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के बैलेंस शीट को मजबूत करना था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनाफा जैसे जैसे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य फैल रहा था वैसे वैसे कम होता जा रहा था और इसके विपरीत जो कंपनी के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो सब करोड़पति बनते चले जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कंपनी के डायरेक्टरों ने विलियम बेंटिक को भेजा कि जाकर के भारत में कंपनी के मुनाफा देने की जो स्थिति है इसको ठीक करिए। तो पहला उद्देश्य कंपनी की बचत को बढ़ाना था और दूसरा उद्देश्य कंपनी के चार्टर को ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिन्यू कराना था, क्योंकि पार्लियामेंट प्रत्येक 20वें वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार करने के चार्टर को रिन्यू करती थी। विलियम बेंटिक 1828 में भारत आए और उसके बाद 1833 में इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अभी तक हिंदुस्तान के अंदर 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजी राज की, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास प्रेसिडेंसी। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को ही संपूर्ण भारत का प्रशासक घोषित कर दिया गया 1833 में। इस प्रकार 1833 में विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इन्होंने एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ किया और कंपनी के मुनाफे को बढ़ाने में भी कामयाब रहे। आगरे में जो ताजमहल है विश्व प्रसिद्ध, उसके बनने के बाद भी हजारों टन सफ़ेद संगमरमर वहाँ पड़ा हुआ था। विलियम बेंटिक के कंपनी के रिवेन्यू को बढ़ाने में एक ये भी मज़ेदार कहानी है कि उसने आगरे के लाल किले के पास पड़े हुए इस एक्स्ट्रा सफ़ेद संगमरमर को बेच दिया और उसके पैसे कंपनी के खाते में जमा कराए। ऐसा करने से तत्कालीन समय में आगरे में ये अफवाह भी फैली थी कि विलियम बेंटिक ताजमहल को तुड़वाकर उसका संपूर्ण संगमरमर मार्केट में बेच देंगे। हालांकि ये अफवाह ही थी, इसमें कोई सच्चाई नहीं निकली बाद में। विलियम बेंटिक ही वो व्यक्ति था जिसने भारत के पश्चिमीकरण की योजना सर्वप्रथम बनाई और न केवल इसने योजना बनाई बल्कि अपने कार्यों के द्वारा इसको क्रियान्वित भी किया। विलियम बेंटिक पढ़ा लिखा आदमी था और इसके ऊपर यूरोप में यूटिलिटेरियनिज्म के संस्थापक जेरेमी बेंथम का बड़ा भारी प्रभाव था। बाद में जेरेमी बेंथम के बाद जेम्स मिल बेंथम का वैचारिक उत्तराधिकारी बना और विलियम बेंटिक का
जेम्स मिल से भी गहरा संबंध था वैचारिक रूप से। हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल बनने के बाद इसने विचार किया और एक योजना बनाई। क्या थी वो योजना, आइए जानते हैं। ये मानव इतिहास का एक सार्वजनिक और प्रसिद्ध तथ्य है कि यदि आप किसी सभ्यता या किसी देश को अपना अनुगामी बनाना चाहते हैं, अपना पिछलग्गू बनाना चाहते हैं, तो वहाँ अपनी भाषा और वहाँ अपना ज्ञान विज्ञान लागू कर दीजिए। जैसे ही 25-30 साल में एक पीढ़ी गुजरेगी, उस क्षेत्र विशेष के लोग अपना ज्ञान विज्ञान, अपनी भाषा भूल जाएंगे और उस विदेशी ज्ञान विज्ञान और भाषा के ही गुण गाने लगेंगे। ठीक यही योजना बनाई विलियम बेंटिक ने। इसने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सबसे मुख्य सदस्य, जो कि कानूनी सदस्य थे, जिन्हें लॉ मेंबर कहा जाता था, थॉमस बेबिंगटन मैकाले के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। और सब जानते हैं कि मैकाले ने अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया विलियम बेंटिक के सामने। मैकाले मिनट कहते हैं उसको हम इतिहास में। और उनके माध्यम से विलियम बेंटिक को ये आधार मिला कि वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति या अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में शिक्षा पद्धति में स्वीकार कर ले। और 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के माध्यम से विलियम बेंटिक ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा आरोपित कर दी। जो पुरानी पढ़ाई संस्कृत या फारसी के माध्यम से होती थी, उसको राजकीय सहायता अब नहीं मिलने वाली थी। मैकाले अपने प्रत्यावेदन में लिखता है कि अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य भारत में है वो ऐसे देसी अंग्रेज़ों का निर्माण करना है जो देखने में रंग रूप में तो भारतीय होंगे, लेकिन वो अपनी आत्मा से, अपने विचारों से और अपनी बुद्धि से ब्राउन अंग्रेज बन जाएंगे। ऐसे ही मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि भारतीय और अरबी क्षेत्र का जितना भी ज्ञान विज्ञान है, ये यूरोप की लाइब्रेरी की एक सेफ में रखी जितनी किताबें हैं उससे भी बहुत हल्का है। तो मैकाले असफल रहा, चूँकि वो भारत के संदर्भ में बहुत ज़्यादा उसको जानकारी नहीं थी। लेकिन मैकाले की इस रिपोर्ट के आधार पर विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया और उसका परिणाम हम सभी ने अगले 50 वर्षों में देखा और आज भी देख रहे हैं। दूसरा विलियम बेंटिक का जो योगदान है वो है पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, यानी पश्चिमी विज्ञान को भारत में आरोपित करना। और ये श्रेय भी विलियम बेंटिक को ही दिया जाता है कि उसने एशिया के अंदर सर्वप्रथम भारत में पश्चिमी विज्ञान का बीज बोया। और ये बीज बोया गया कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना के रूप में विलियम बेंटिक के द्वारा। अर्थात भाषाई बदलाव विलियम बेंटिक ने कर दिया और इसी के साथ पश्चिमी विज्ञान को भी वो आयातित करके भारत ले आया और उसकी शुरुआत हिंदुस्तान के अंदर हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि यही लॉर्ड मैकाले अपने सर्विस के लास्ट में भारत में बैठ करके एक पीनल कोड की भी रचना करता है। कानून व्यवस्था यानी कानूनों का भी संग्रह करता है और कानूनों को लिखता है। और बाद में हम देखते हैं कि 1860 में, हालांकि वो विलियम बेंटिक के समय में नहीं हुआ, लेकिन मैकाले ने विलियम बेंटिक के समय में ही एक पीनल कोड तैयार किया था और इसी पीनल कोड को संशोधित करके बाद में 1860 में इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के रूप में भारत में लागू किया गया। तो अर्थात विलियम बेंटिक ने प्रशासनिक ढांचा इंग्लैंड से ला करके यहाँ आरोपित किया। विलियम बेंटिक के समय में कानूनों का संग्रह इंडियन पीनल कोड बनना शुरू हुआ। विलियम बेंटिक के समय में इंग्लैंड की भाषा हमारी भाषा बन गई और इंग्लैंड का या यूरोप का विज्ञान हमें पढ़ाया जाने लगा। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि अंग्रेजी शासन चलता है लगभग 250 वर्ष, इतने लंबे समय तक जब हमने उन्हीं की भाषा पढ़ी, उन्हीं का विज्ञान पढ़ा, उन्हीं के प्रशासनिक ढांचे में रहे, उन्हीं के कानूनों के द्वारा शासित हुए, तो एक तरीके से पश्चिमीकरण के बीज तो शताब्दियों पूर्व विलियम बेंटिक भारतीय जनमानस में बो गया था। इस विलियम बेंटिक
के खाते में केवल यही काम नहीं है जो मैंने आपको बताए हैं कि कैसे भारतीयों का पश्चिमीकरण किया जाए, बल्कि इसको अंग्रेजी लेखकों ने एक हीरो के रूप में भी प्रचारित किया है, एक सुधारक के रूप में प्रचारित किया है। और हमको बताया जाता है कि उसने कर्नल स्लीमैन के सहायता से जो ठग हिंदुस्तान में उस समय ठगी प्रथा थी, अवध से लेकर दक्कन तक ठगों का आतंक था, उसको दूर किया। तो इस संदर्भ में मेरा केवल एक ही कहना है कि आमिर खान ने एक पिक्चर बनाई है अभी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, कई साल पहले, तो छात्र उसको देख सकते हैं, तो आपको ठग कौन थे इसका आइडिया पड़ जाएगा। लुटेरे थे वो, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन सारे एक से नहीं थे, उनमें कुछ राष्ट्रभक्त भी थे जो कि अंग्रेज़ों के प्रति वफादार नहीं थे। इस कारण से भी अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ अभियान चलाया। लगभग 4 या 5 शताब्दियों से ये ठगी की प्रथा विद्यमान थी उत्तरी भारत में, जिसको विलियम बेंटिक के समय में कर्नल स्लीमैन ने कुचल के रख दिया। इसी के बाद हमें बताया जाता है कि इसने सती प्रथा का भी अंत किया हिंदुस्तान के अंदर, कन्या बाल वध और मानव बलि की प्रथा को भी रोकने का प्रयास किया। लेकिन जब हमें ये बताया जाता है तो हमें ये नहीं बताया जाता कि ये जो सती प्रथा है ये हिंदुस्तान में तो थी ही, लेकिन इसी का एक दूसरा रूप, उसको विच हंटिंग कहते थे, वो यूरोप के सभी देशों में विद्यमान था। प्राचीन यूरोपियन काल में, यानी कि एंशिएंट रोमन एम्पायर के समय में, मेडिवल पीरियड में यूरोप के, और 17वीं 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक यूरोप के फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, डेनमार्क में, स्वीडन में, सब जगह विच हंटिंग की बुराई, सामाजिक बुराई विद्यमान थी। और इसमें महिलाओं को चुड़ैल घोषित कर दिया जाता था और उन्हें जिंदा आग में जला दिया जाता था। सती प्रथा इसके विपरीत हिंदुस्तान में जो सामाजिक बुराई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक तो किसी भी प्राचीन शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं मिलता, ये प्राचीन काल से व्याप्त नहीं थी। जो सर्वप्रथम इसका उदाहरण हमें मिलता है वो 6वीं शताब्दी का 590 ईस्वी का भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख है, जिसमें सर्वप्रथम हमें ये पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है, और ये मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। बेसिकली अगर हम मेडिवल पीरियड या आधुनिक काल की शुरुआत में देखें तो ये बंगाल और राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित थी, और विलियम बेंटिक ने इसको 4 दिसंबर 1829 को 17वें रेगुलेशन के द्वारा समाप्त घोषित कर दिया था। तो प्रारंभ में ये बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, उसके बाद ये 1830 में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। तो ये जो सती प्रथा क्या थी, एक लाइन में इसको सभी लोग जानते हैं कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो स्त्री सती हो जाती थी उसकी शव के साथ। लेकिन ये कोई कॉमन परंपरा नहीं थी और केवल अभिजात वर्ग में ये प्रचलित थी, जैसे बंगाल और राजपूताना में, जैसे मैंने अभी उल्लेख किया। अगर हम पंजाब की तरफ देखें सिखों में, तो ये प्रथा हमें विद्यमान दिखाई नहीं पड़ती, किसी भी गुरु ने इसका समर्थन नहीं किया। हाँ, केवल एक घटना हमें मिलती है कि 1849 में जब महाराजा रणजीत सिंह मरे तो उनकी 4 रानियाँ उनके साथ सती हो गई थी। मध्यकाल में और आधुनिक काल की शुरुआत में मराठा एम्पायर में इसका हमें कोई भी सबूत प्राप्त नहीं होता, सिवाय इक्का दुक्का उदाहरणों के। जैसे पेशवा माधवराव 1772 में जब मरे तो उनकी पत्नी रमाबाई सती हो गई थी पूना के पास। दक्षिण भारत में तो हमें 11वीं 12वीं शताब्दी तक कोई साक्ष्य ही प्राप्त नहीं होता सती प्रथा का किसी भी प्रकार का। राजा राममोहन राय जैसे व्यक्तियों ने सती प्रथा के उन्मूलन में बहुत प्रयास किया, और वो विलियम बेंटिक के आने से पूर्व से ये प्रयास कर रहे थे। हालांकि विलियम बेंटिक को इस बात का श्रेय है कि उसने कानून बनाया और सती प्रथा को हिंदुस्तान में अवैध घोषित कर दिया गया। बंगाल में एक धर्म सभा नाम की संस्था थी, उसने इसको रिवाइव करने का भी प्रयास किया और प्रिवी काउंसिल में अपील की इंग्लैंड के अंदर जाकर के कि इसको समाप्त ना किया जाए। राजा राममोहन राय इंग्लैंड भी गए और उन्होंने वहाँ पे भी ये पैरवी की कि इसको समाप्त करना ही उचित है, और 1832 में ये धर्म सभा की जो याचिका थी ये प्रिवी काउंसिल ने खारिज कर दी थी। ऐसी कन्या बाल वध के बारे में अगर करें, मानव बलि प्रथा के बारे में हम अगर देखें तो वो चाहे पश्चिमी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, उत्तरी अमेरिका का मध्य भाग है या अरब देश हैं, सब जगह बाल वध कन्याओं का एक परंपरा के रूप में विद्यमान दिखाई पड़ता है। और अगर मैं इसकी तुलना वर्तमान समय से करूं तो ये जो लिंग आधारित गर्भपात आजकल होता है ये कन्यावध का ही आधुनिक रूप है। ये किसी भी स्थिति में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये केवल भारत में ही नहीं था, सब जगह विद्यमान था। जैसे जैसे समाजों का विकास हुआ है वैसे वैसे ऐसी परंपराओं का उन्मूलन होता चला गया है। ऐसी मानव बलि की अगर हम देखें तो ये भी यूरोप के बाल्कन क्षेत्र में खूब मानव बलि होती थी,
अफ्रीका में होती थी, मिस्र में खूब होती थी, उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप में हमें इसके उदाहरण मिलते हैं, जापान में भी हमें इसके उदाहरण मिलते हैं। तो आधुनिक समय में सभी लोगों ने इन चीज़ों को हतोत्साहित किया है। तो ऐसा नहीं है कि विलियम बेंटिक ने केवल हिंदुस्तान में आकर के इनको रोका, और ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं थी। इसके बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम इसके समय में हुआ है, जो इसके प्राथमिक उद्देश्य थे विलियम बेंटिक के भारत आने के, एक तो इसको कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत करनी थी, वो इसने कर दी। दूसरा, इसने 1833 का कंपनी का चार्टर रिन्यू कराना था, तो वो 1833 में हुआ, जिसको हम संविधान के इतिहास में 1833 का चार्टर एक्ट कहते हैं, और इसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार हिंदुस्तान के साथ समाप्त कर दिया गया और सभी को इजाज़त दे दी गई व्यापार करने की। दूसरा, बंगाल का गवर्नर जनरल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसे ही भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। और तीसरा, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर जोड़ा गया, जिस पर सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। और जो मैकाले ने हिंदुस्तान के अंदर काम किए वो मैंने आपको भी पीछे संक्षेप में बताए हैं। तो एक तरीके से विलियम बेंटिक का समय, विलियम बेंटिक एक व्यक्तित्व के रूप में भारतीय सभ्यता के पश्चिमीकरण के लिए उत्तरदायी है। यही वे व्यक्ति है जिसने भारत में पश्चिमीकरण का बीज शताब्दियों पूर्व भारतीय जनमानस में बोया, और इस व्यक्ति को ही ये श्रेय दे सकते हैं, या इस व्यक्ति को ही इस बात की जिम्मेदारी दी जा सकती है। धन्यवाद।